नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मेहसाणा में प्रधानमंत्री 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मेहसाणा के खेरालू में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का न्यू भांडू न्यू सानंद खंड शामिल है। विरमगाम सामाख्याली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बेचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजना शामिल है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी। नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन भरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि पर्चों की जांच और हलफनामों को अपलोड करने की व्यवस्था समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ग्वालियर और चंबल संभागीय बैठक में भी अमित शाह मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल उन्होंने कई बैठकों में भाग लेने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 1,343 उम्मीदवारों द्वारा कुल 1,548 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। भाजपा ने कल मध्य प्रदेश की गुना और विदिशा सीटों से अपने शेष 2 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने अब राज्य की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही साथ पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जालबांधा में चुनावी सभा करेंगी। वहीं बिलासपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया था। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने हैं। चुनाव में दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप का उपयोग पंजीकरण, सूचना की तलाश, शिकायत, स्थान परिवर्तन संबंधी जानकारी को अपडेट करने और मतदाता सूची में अपने ब्यौरे में सुधार के लिए कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के विधायकों की अयोग्यता याचिका दाखिल करने के बाद पार्टी के विधायकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि सभी विधायकों से सामान्य प्रक्रिया के अनुसार 1 सप्ताह में अपना जवाब देने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रगड़ा पैसेंजर ट्रेन के बीच पीछे से टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत और करीब 29 लोगों के घायल होने की खबर है।
अधिकारियों के मुताबिक सिग्नल का इंतजार कर रही विशाखापट्टनम पलासा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंच गई। राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने लोगों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुई रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने अलामंदा और कंटकपल्ले खंड के बीच हुए रेल हादसे की मौजूदा स्थिति पर रेल मंत्री से जानकारी ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आगे बताया कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम ने रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान भी किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बचाव कार्य जारी है, सभी यात्रियों को शिफ्ट कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति की समीक्षा की, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। राज्य सरकार और रेलवे की टीमें निकट समन्वय में काम कर रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मंगलवार से पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पुर्तगाल में होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पुर्तगाल यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल के विदेश मंत्री जोआओ गोम्स क्रिविन्हो के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर एस जयशंकर 2 तथा 3 नवंबर को इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज से कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आज सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत यानी कि माय भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा का आयोजन आज से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सभा की अध्यक्षता आईएसए सभा के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह करेंगे। इस बैठक में आईएसए के 116 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि सहित संभावित देशों, साझेदार संगठनों, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आईएसए को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस में COP21 के बाद शुरू किया गया था। आईएसए की 6ठी सभा में सौर मिनी ग्रिडों के माध्यम से ऊर्जा पहुंच का सार्वभौमिकरण, सौर की त्वरित तैनाती के लिए वित्त जुटाना और सौर के लिए आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण में विविधता लाने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनके स्मरण में प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केरल के एर्नाकुलम स्थित एक कन्वेंशन सेंटर पर कल हुए जोरदार धमाकों के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूबे के सभी 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं राज्य की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। इन धमाकों में 2 शख्स की मौत हो गई है जबकि 52 लोग घायल हो गए। डीजीपी केरल ने शुरुआती जांच के बाद जानकारी दी है कि घटना में आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं एक व्यक्ति ने घटना के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।
केरल में ब्लास्ट की खबर आते ही देश की सभी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर घटना की जानकारी ली, जिसके बाद घटनास्थल के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जांच करने में जुटी। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आश्वस्त किया है कि घटना के पीछे क्या वजह है और कौन लोग शामिल हैं, ये जांच के बाद सामने आएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज सुबह सभी दलों की बैठक बुलाई है। घटना के पीछे राज्य के सामाजिक समरसता को खराब करने की कोशिश मानी जा रही है। राज्य में फिलहाल हाई अलर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केरल में हुए बम ब्लास्ट की घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस हमास के आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन आतंकी संगठनों का इस तरह से भारत में तकरीर करना और जहां तक राहुल गांधी का कुछ ना बोलना, ये साफ दिखाती है कि वो इनको समर्थन चुपचाप कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा में जिला नागरिक अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में युवकों से वार्ता कर उन्हें इन आदतों से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुरादाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद में रविवार को बुखार से पीड़ित 13 और मरीजों के डेंगू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। जिले में अब तक डेंगू पॉजिटिव मिले लोगों का आंकड़ा 1199 पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। सफर के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किया गया। प्रदूषण की निगरानी करने वाली एजेंसियों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते इसके और भी खराब होने की आशंका है। दिल्ली में पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मृति सप्ताह के उपलक्ष्य में रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन किया गया। पूर्वी सिक्किम को दक्षिण सिक्किम से जोड़ने वाले पुल पर तीस्ता चरण 6 बांध बैराज डेक आज खोला गया। डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के लिए गो रेड अभियान के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को लाल रंग से रोशन किया गया। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में ओम इंफ्रा लिमिटेड को 22 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। अडानी समूह द्वारा ओडिशा के धामरा में निर्मित एलएनजी टर्मिनल को पूरी तरह से प्रवर्तकों के पैसे से बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों आईओसी और गेल की ओर से कोई वित्त उपक्रम या गारंटी नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बयान में कहा है कि प्रदेश को 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर देश और विदेश में निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। ऑर्चर्ड रोड बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष मार्क शॉ ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद सिंगापुर में आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या काफी बढ़ी हुई देखने को मिली है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में 28 अक्टूबर तक रिकॉर्ड समय में 10 करोड़ टन कोयला की आपूर्ति की है। संस्थान की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इसमें से करीब 80% आपूर्ति बिजली क्षेत्र को की गई।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत को 2047 तक लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय ने एक बयान में कहा है कि वह अपने एक वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप की प्रारंभिक जांच करेगी और इसका निष्कर्ष मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि कथित भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद अधिकारी को DGCA में दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। ट्राइडेंट रियल्टी हरियाणा के पंचकुला में 400 स्वतंत्र फ्लोर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने रविवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। ट्राइडेंट रियल्टी इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल में टाउनशिप ट्राइडेंट हिल्स विकसित कर रही है। कंपनी ने इसमें 412 स्वतंत्र फ्लोर की परियोजना विंडसॉन्ग रेजिडेंस शुरू की है। भारत में सफलता के बाद दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अब वैश्विक स्तर पर प्रवेश की योजना बना रही है। कंपनी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस योजना को लेकर लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बातचीत के दौरान रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने कहा कि भारत अब टियर 1+ देश है और देश के लिए सही नीतियां बनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जियो का वैश्विक स्तर पर प्रवेश से दूरसंचार में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच आज संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक होगी। बैठक के दौरान गाजा में लड़ाई रोकने पर चर्चा की जाएगी। इजराइल के युद्धक विमानों ने रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास हमले के इजराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकी अस्पताल का अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई की घोषणा के बाद इजराइल ने एक बयान में कहा है कि वह आने वाले दिनों में प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता बढ़ाने की अनुमति देगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वे अगले कुछ दिनों में मिस्र से गाजा जाने वाली सहायता सामग्री में बढ़ोतरी करने की योजना बना रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय आधार पर ढील देने पर विचार करने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों से मानवीय सहायता वाले खान यूनुस के दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जाने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इन दिनों नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल में हमास के हमलों से 10 नेपाली नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताया है। गुटेरेस ने इजराइल और हमास में जारी संघर्ष पर बोलते हुए कहा कि गाजा में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए। गुटेरेस मंगलवार को नेपाल की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद संभालने के बाद गुटेरेस पहली बार नेपाल पहुंचे हैं। ओमान में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान किया गया। दरअसल ओमान ने समय बचाने के साथ साथ मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुलभ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का फैसला किया है। ओमान में इस बार मतदान प्रक्रिया के दौरान इतांकिव इलेक्ट्रॉनिक ऐप का प्रयोग का भी इस्तेमाल हुआ। इस ऐप में 7.53 लाख मतदाता पंजीकृत हैं और इनमें से 13,843 मतदाता पहले ही विदेश से मत डाल चुके हैं। ICC विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार छठी जीत हासिल कर ली है। भारत ने लखनऊ में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत से जीत के लिए मिले 230 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लिश टीम 129 रन ही बना सकी। भारत के लिए शमी ने 4, बुमराह ने 3 विकेट लिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 230 रन का लक्ष्य रखा। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 87 रन की पारी खेली, वहीं सूर्यकुमार यादव ने 49 रन बनाए। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे हो गए हैं। ऐसा करने वाले रोहित दुनिया के 20वें और भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। यही नहीं, उन्होंने कप्तान के रूप में एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड बना दिया है। ICC विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से होगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी है। श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों टीमों को 2-2 मैच में जीत हासिल हुई है। दोनों के बीच अब तक 11 वनडे हुए हैं, जिसमें श्रीलंका ने 7 और अफगानिस्तान ने 3 मैच जीते हैं।
श्रीलंका को विश्व कप में बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा बाईं जांघ की मांसपेशियों में चोट के कारण रविवार को विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए। कुमारा अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए हैं। आईसीसी की तकनीकी समिति ने लाहिरू कुमारा के स्थान पर दुष्मंत चमीरा को श्रीलंका की टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। चमीरा को चोट के कारण विश्व कप के लिए श्रीलंका की शुरुआती टीम में जगह नहीं दी गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गोवा में चल रहे 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वेटलिफ्टिंग में सर्विसेज के लवप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। लवप्रीत ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वेटलिफ्टिंग में ही महिलाओं के 87 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश की पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का रजत पदक केरल की एना मारिया ने जीता। वहीं कांस्य पदक पर महाराष्ट्र की योगिता ने कब्जा जमाया। तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई में स्टार तैराक सजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहां महाराष्ट्र के मिहिर आम्रे ने रजत और तमिलनाडु के बी रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम किए। महिलाओं की 100 मीटर बटरफ्लाई में कर्नाटक की नीना वेंकटेश ने आसान जीत के साथ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। असम की आस्था चौधरी ने रजत और ओडिशा की सृष्टि ने कांस्य पदक जीता। तैराकी में ही महिलाओं के 4x400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक केरल ने अपने नाम किया। केरल की लड़कियों ने 4 मिनट 25.27 सेकंड में रेस को पूरा करके पहला स्थान प्राप्त किया। तमिलनाडु की टीम ने रजत और महाराष्ट्र की टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। सर्विसेज के एच लंदन सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं सर्विसेज के ही सुरजीत ने रजत पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का कांस्य पदक उत्तर प्रदेश की सतीश प्रजापति ने जीता। भारत की आर वैशाली ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के चौथे दौर में यूक्रेन की पूर्व विश्व चैंपियन मारिया मुजिचुक को हराने में सफलता पाई। इसी के साथ वैशाली के 3.5 अंक हो गए हैं। इस वर्ष आईआईटी जोधपुर में खेल उत्सव का आयोजन 3 से 5 नवंबर के बीच होगा। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। खेल उत्सव में एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल समेत 14 से अधिक श्रेणियां प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। विक्रांत मेनसी की फिल्म 12वीं फेल का शानदार प्रदर्शन जारी है। कमाई के मामले में 12वीं फेल ने कंगना रनौत की तेजस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। अभिनेता रजनीकांत और अमिताभ बच्चन लगभग 33 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे। दोनों ही अभिनेताओं ने अपनी आगामी फिल्म लाइफ फॉर 170 का मुंबई शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री शुभा पुंजा के साथ फिल्म के सेट पर कुछ बदमाशों द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। हालांकि अभिनेत्री ने इस मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन की आगामी फिल्म इंडियन 2 का इंट्रो 3 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के मेकर्स ने इसके अगले पार्ट पर जल्द काम करने की घोषणा की है। फिल्म से जुड़े लोगों के मुताबिक अगले पार्ट की कहानी पर काम जारी है। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के बाद शाहरुख खान की फिल्म जवान अब ओटीटी पर भी अपने जलवे बिखेरने के लिए तैयार है। शाहरुख की फिल्म जवान को 2 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। मशहूर टीवी शो तारकेशी कैशल 2 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अभिनेता रवि तेज की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। रिलीजिंग के दिन दमदार प्रदर्शन करने वाली इस फिल्म को अब दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हाई ऑक्टेन एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म ध्रुव नटचरितम अध्याय 1 युद्ध कांडम फिल्म 26 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई ग्रेस ट्रेजेडी पर आधारित यशराज फिल्म्स की पहली वेब सीरीज द रेलवे मैन का टीजर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक्शन थ्रिलर फिल्म साइको में काम करते नजर आएंगे। मोहित सूरी इस फिल्म को निर्देशित करेंगे। साइको की शूटिंग 2024 की शुरुआत में शुरू होगी। वेब सीरीज चांद चकोर का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। यह सीरीज एवियन फिल्म्स OTT पर 10 नवंबर को रिलीज करेगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।